एक गांव में शारदा नाम की एक बड़ी हस्ती रहती थी। सिर्फ आकार में ही विशाल नहीं थी, बल्कि मन से भी वो बहुत बड़ी थी। किसी को भी मदद के लिए उसका हाथ हमेशा आगे बढ़े रहता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। और ऐसे महान व्यक्ति के घर में जहाँ कोई संबंध नहीं, ऐसी एक लड़की जो कि महा बेवकूफ है, अनामिका, उनके घर बहू बन के आती है। बहू की बेवकूफ हरकतें शारदा सहन नहीं कर पाती और एक गीला कपड़ा सर पे लेके आके सोफे पे बैठ जाती है। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ आते हैं और देखते हैं कि शारदा सर पे गीला कपड़ा लेके बैठी हुई है, तो वो मुस्कुरा देते हैं। इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्या हो गया? मुझे देखकर कोई मजाक लग रहा है? फिर इस तरह से अपने सारे दांत क्यों दिखा रहे हैं? हंसू नहीं तो क्या करूं? कौन सर पे गीला कपड़ा लेके इस तरह से बैठता है? मैं ही नहीं, बेटा बहू सब देख कर हंसेंगे। बहू की बेवकूफ भरी हरकतें देखकर मेरा सर गर्म हो गया है, दर्द हो रहा है, इसीलिए गीला कपड़ा सर पे रख के बैठी हूँ। गीले कपड़े से गर्मी निकल जाएगी, पर सर दर्द नहीं जाएगा ना। तो सर दर्द कम करने के लिए क्या करूँ बताओ? बहुत ही आसान है शारदा, अपना सर लेके जाके फ्रिज में बैठ जाओ। सर दर्द जाए या ना जाए, मैं तो चली जाऊंगी। जब सासू माँ इस तरह से कह रही थी तो अनामिका वहाँ आती है और सासू माँ को एक उपाय बताती है। अगर ऐसी बात है, फिर मैं फ्रिज के अंदर के सब्जी, दूध, दही, अंडे, घी सब कहीं और रखने का बंदोबस्त कर दूंगी। ये बात सुन के प्रसाद अपनी हंसी रोक नहीं पाते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहू के सामने पति को फटकार लगाना सही नहीं होगा, ये सोचकर शारदा अपने गुस्से को संभालते हुए सीधा डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। वहाँ आकर वो डाइनिंग टेबल को देखकर बहुत आश्चर्य होती है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और बहुत कंफ्यूजन में थी। ये क्या, डाइनिंग टेबल ऐसे कैसे हो गया? लगता है मेरी चालाक बहू ने जरूर कुछ पागलपंती की है। हाय भगवान, जिस दिन से ये लड़की घर में कदम रखी है, शांति ही चली गई है। ये सोचकर वो बहू को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ बहू। बहू हॉल में सोफे के पास थी। जैसे ही सासू माँ की चिल्लाने की आवाज सुनती है, वो भागते हुए जाती है। शारदा डाइनिंग टेबल को दिखाते हुए कहती है, ये क्या, खाने के टेबल को सोने का टेबल क्यों बना दिया? जब मैं डाइनिंग टेबल के पैर को एडजस्ट कर रही थी तो ऐसा हो गया। बहू की बेवकूफी की वजह से ऐसा हुआ है, ये सोचकर शारदा दांत कटकटाने लगती है। तभी पड़ोसी पार्वती शारदा के पास भागते हुए आती है। शारदा उसे देख दांत कटकटाना बंद करती है। अरे दीदी, क्या आपने सुना? प्रधान जी की पत्नी चल बसी है, पूरा गांव उन्हें देखने जा रहा है। जब जिंदा थी कोई देखने नहीं गया, कोई उनसे बात तक नहीं करता था। अब इतने लोग वहाँ जाके क्या फायदा? भाभी तुम ही बताओ। कम से कम मरने के बाद तो लोग उन्हें देखने जा रहे हैं ना बहन। मुझे पता है मरने के बाद कौन आएगा, कोई नहीं आने वाला। अच्छा होता अगर पहले से ही पता होता कौन अपने हैं और कौन कौन पराए हैं। ये बात अगर पता रहे तो कितना बढ़िया होगा ना दीदी। ठीक है, चलो हम भी उनकी आखिरी दर्शन कर ही लेते हैं। ऐसा कह के दोनों चले जाते हैं। बेवकूफ बहू रानी के दिमाग में पार्वती की बातें सुनने के बाद एक तरकीब सूझती है कि अगर वो मर जाती है तो कौन, कितने लोग उसे देखने आएंगे, कितने लोग दुखी होंगे, कितने लोग उसे लेकर चिंता करेंगे, कितने लोग मजाक उड़ाएंगे, वो ये जानना चाहती थी। इसका इंतजाम करती है। घर के दरवाजे के पास शारदा जो सरपंच जी की पत्नी को देखने गई थी, उसका इंतजार करने लगती है। शारदा जैसे ही लौटती है उसे आवाज आती है। वो जल्दी से हॉल में जाती है, फिर टमाटो सॉस गिरा के वो ऐसा भाव करने लगती है जैसे वो मर गई हो। सरपंच जी की पत्नी के बारे में बात करते करते शारदा घर के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ वहाँ खून के धब्बे देखकर शारदा बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। ये क्या, इधर उधर खून के धब्बे कैसे आए? ये सोचते हुए वो हॉल में आती है। वहाँ देखती है कि बहुरानी अनामिका बिना हिले डुले पड़ी हुई है। उसे देखकर शारदा बहुत घबरा जाती है और बहुत चिंतित हो जाती है। बहू, अनामिका, क्या हुआ? उठो बहू, जल्दी उठो। कितना भी शारदा हिलाए पर अनामिका उठी नहीं। शारदा आखिरकार मान ही ली कि उसकी बहू अनामिका मर चुकी है। ये सोचकर वो बहुत रोने लगती है। अरे बहू अनामिका, पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाई, अब मैं किसको डांटूंगी, किस पे गुस्सा करूंगी? इस तरह से शारदा बहुत रोती है।
अनामिका जो मरने का अभिनय कर रही थी वो मनी मन सोचने लगती है, इतने साल गुजर गए पर इनके वही 100 साल पुराने डायलॉग्स अभी भी नहीं बदले। अब मेरी सासू माँ रो रही है क्योंकि मैं मर गई हूँ। अब ये महारानी किस पे नाराज होंगी, किस पे गुस्सा करेंगी इस बात के लिए कोई नहीं है ना। ये सब मैं क्या समझूं? ये सब मनी मन सोचती है अपनी आंखें बंद करके। अब अनामिका की मृत्यु की खबर शारदा अपने पति प्रसाद, बेटा रमेश और अनामिका के माँ पिताजी तक पहुँचाती है। घर के बाहर टेंट लगाया जाता है। टेंट में अनामिका को एक टेबल के ऊपर सुला देते हैं। उसके सर के पास दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और उसके दोनों पैर के अंगूठे को बांध दिया जाता है। नाक में रुई डाल दिया जाता है जिससे उसे बहुत खुजली हो रही थी। तभी वो मनी मन सोचती है, ओफो, इन रुई की वजह से ना मेरा नाक खुजला रहा है। अब मैं क्या करूं? वो इस तरह सोचने लगती है। तभी उसे एक तरकीब आती है। वो अपनी सांस को बहुत देर तक रोक लेती है और एक ही बार में उसे छोड़ देती है। उसके नाक से रुई जाके सीधा शारदा पे गिरता है। अनामिका को बहुत जोरों की हंसी आती है पर कैसे भी वो अपनी हंसी रोक लेती है। सासू माँ शारदा, अनामिका के माता पिता उसके प्यार के बारे में सोच रहे थे और बहुत रो रहे थे। समय निकल रहा था। उनके पड़ोसी पार्वती शारदा जो अनामिका के सर के बगल में बैठी हुई थी उनके लिए चाय ले आती है। चाय से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू पाते ही अनामिका मन ही मन कहती है, अच्छा होता अगर मुझे भी कोई चाय देता। सासू माँ, मेरी चाय। वो जोर से कहती है। बस शारदा के साथ साथ वहाँ पे जितने लोग थे बड़े आश्चर्य होते हैं। अनामिका को देखने लगते हैं पर अनामिका तो हिलडुल नहीं रही थी। मेरी बहू को चाय बहुत पसंद था। ऐसा लग रहा है कि वो आके पूछ रही है चाय के लिए। कुछ नहीं होगा बहन, थोड़ी सी चाय उसके मुंह में डाल दो। ये सुनने के बाद शारदा अनामिका को धीरे धीरे चाय पिलाने लगती है। अनामिका चाय पी भी लेती है। कितनी भी चाय वो डाल दे वो चाय बाहर नहीं आ रही थी, वो अंदर जा रही थी। फिर 1 घंटे के बाद वो अनामिका के शव को लेकर शमशान चले जाते हैं। उसे लकड़ियों पे सुला दिया जाता है। जैसे ही रमेश लकड़ियों में आग लगाने जाता है अनामिका झटाक से उठ के बैठ जाती है। उसे भूत समझ के सभी लोग डर के भागने लगते हैं। मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो मरी ही नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैं देखना चाहती हूँ मेरे मरने पे कौन आएगा, इसीलिए ऐसा किया। अनामिका जब ऐसा कहती है लोग उसके पागलपंती देखकर सर पीटने लगते हैं। इस तरह अपनी तकलीफ बताई और वो घर चली गई। तीनापुर गांव में शारदा और अनामिका कंजूस सास बहू रहा करती थी। कंजूसी में अगर शारदा छठी का गुणा जानती थी तो इस मामले में अनामिका भी 6ठी क्लास तक पढ़ी हुई थी। इतने कंजूस थे कि कभी भिखारी को भीख तो दूर की बात, कभी बिल्ली को खाना तक नहीं देते थे। अब चूंकि उनकी आदतों के बारे में सबको पता था इसीलिए कोई उनसे मांगता भी नहीं था, क्योंकि सभी को पता था कि मांगने के बाद भी मिलने वाला तो है नहीं। एक दिन रात के भोजन के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शारदा जब अपने बेडरूम में आई तो देखी उसके बिस्तर पे अखबार पड़ा हुआ है और उन अखबारों के बगल में बैठे हुए थे शारदा के पति प्रसाद। शारदा, जैसा तुमने कहा मैं पुराने अखबार ले आया गुरु के घर से जो अखबार में काम करते हैं। ऐसा तो कह रहे जैसे कि संजीवनी बूटी ले आए हैं पहाड़ चढ़ के। पुराने अखबार ही तो लाए हैं, उसमें क्या है? वो तो ठीक है शारदा, पर हाल ही में तो मैंने सारे अखबारों को साफ किया था, फिर से क्यों कहा अखबार लाने को? ये सुन के शारदा खुश होके कहती है, मुझे इतने सालों के बाद एक अच्छा विचार आया है। यही विचार 2-3 महीने पहले आया होता तो और बढ़िया होता। 2 साबुन और 4 बाल्टी पानी बच जाता, पर अभी भी ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी साबुन और पानी बच जाएंगे। शारदा कहते कहते उत्तेजित हो जाती है। तब प्रसाद मनी मन कहने लगते हैं, इस कंजूस दिमाग में अब पता नहीं कौन सा विचार आया है। ऐसे कंजूस विचार के लिए मुझे बहुत दर्द होता है। उन लोगों के लिए जो इन विचारों में बलि का बकरा बन जाते हैं। वैसे उनके दुख से मुझे कोई समस्या तो नहीं है, बस मुझे कोई दिक्कत ना हो। मन में धैर्य जुटाते हुए कंजूस सासू माँ से प्रसाद ने सोचा कि वो पूछ ही लेंगे कि आखिर में इन पुराने अखबारों से वो ऐसा क्या करने वाली है जिससे वो इतनी उत्साहित है। शारदा, इन अखबारों को देखकर क्यों उत्साहित हो तुम? क्या उसमें कोई जोक है? मुझे भी दिखाओ, मैं भी हंसूंगा। कोई जोक वोक नहीं है समझे।
अगर चुटकुले नहीं है तो तुम उन्हें देखकर उत्साहित क्यों हो रही हो? बताती हूँ, पहले अपने कपड़े उतारो। क्या बात कर रही हो शारदा? कपड़े क्यों उतारूं? मुझे उतना अकल है, पहले अपने कपड़े उतारो। मैं बहुत थक गया हूँ शारदा। बड़े ख्याली पुलाव पका रहे हो, तुम उतारोगे चुपचाप या मैं उतार दूं? सही सही बताओ मुझे। शारदा तुम्हें क्या हो गया? मुझे तरकीब आई है, अब कपड़े उतारो, इस पेपर को लपेट लो। वैसे भी रात है, बाहर जाना है नहीं, इस कमरे से निकलोगे भी नहीं, आज से कागज लपेट के ही सोना। शारदा की ऐसी बातें सुन के बड़े आश्चर्य होके प्रसाद उन्हें देखने लगते हैं। अरे आपने सही सुना है, रात का वक्त है, कपड़े उतारिए और पेपर लपेट के सो जाइए। जब रात में कपड़े पहनने की जरूरत नहीं तो जो कपड़े हम हर 2 दिन में धोते हैं वो हम 4 दिन में धोएंगे और कपड़े ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल होंगे। फिर पानी, साबुन, सर्फ ज्यादा दिनों तक चलेंगे। प्रसाद कुछ नहीं बोले, बस सर पकड़ लिए। वो भ्रमित थे कि उसे पता नहीं था उन्हें हंसना है या उसकी बातों पर उसे रोना है। पर शारदा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कागज रखी और कहने लगी, अरे अभी भी क्यों खड़े हैं, जाइए और कपड़े बदल के आके इन अखबारों से ढक लीजिए। अब करने को कुछ नहीं था, चाहे वो शारदा को कितना भी समझा ले, पर शारदा तो अब नहीं सुनने वाली। इसीलिए चुपचाप कागज लेके बाथरूम चले गए। बाथरूम जाके प्रसाद, मेरी परिस्थिति अगर ऐसी है तो मेरे बेटे की परिस्थिति कैसी होगी? मेरी पत्नी से भी मेरी बहू तो गई गुजरी है। यहाँ ये ऐसा सोच रहे थे, वहाँ अनामिका के बेडरूम में उसके पति न्यूज़पेपर लेके बाथरूम गए। बाहर अनामिका इंतजार कर रही थी। ये क्या, आधे घंटे से बाथरूम में घुसे हैं, अभी तक ये बाहर नहीं निकले? ऐसा तो नहीं कि वो सोच रहे मैं अंदर नहीं आ सकती और बाथरूम में सो जाए? ऐसा सोच के अनामिका बाथरूम के पास आती है, दरवाजा खटखटाती है। अंदर में रमेश बाल्टी के ऊपर दुखी होकर बैठा हुआ था। मैं यही हूँ अनामिका, यहाँ से भागने का तो कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखबार से मैं खुद को कैसे ढकूं। आपको मेरी मदद चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके पेपर से खुद को ढक के बाहर निकल आऊंगा। इस तरह से तुम्हारी कंजूसी से तो बेहतर है कि तुम मुझे पागल खाना ही भेज दो। मजाक करना बंद करो, मैं ठीक से हंस नहीं पा रही हूँ, जल्दी बाहर आओ। 10 मिनट के बाद पिता और बेटा दोनों ही अपने अपने कमरे में बाथरूम से बाहर निकल आते हैं और अखबार से खुद को ढक के पत्नियों के सामने खड़े हो जाते हैं। शारदा और अनामिका अपने अपने पतियों को देखकर बहुत हंसती है। उसके बाद, अनामिका ये क्या है? बचत है जी, बचत। कपड़ों का बचत, साबुन का बचत, पानी की बचत। बंद करो ऐसी बचत की ज्ञान, ये बचत नहीं है अनामिका, ये कंजूसी है। आप कुछ भी सोचो, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मैंने कह दिया, आज से आप रात में कपड़े नहीं पहनेंगे, कागज से ढक के सोएंगे। और एक बात सुनिए। देर क्यों कर रही हो, जल्दी बताओ, नहीं तो रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी। कृपया पेपर को बिना फाड़े सोइएगा। हफ्ते में मैं आपको बस एक ही पेपर दूंगी। सोमवार को सीधा सोइएगा, मंगलवार को बाएं तरफ सोना है आपको, बुधवार को पेट के बल, गुरुवार को आसमान की तरफ, शुक्रवार को बाएं तरफ और फिर से शनिवार को दाएं तरफ सोइएगा। रविवार को जैसी आपकी मर्जी। अब जाइए, सो जाइए। अनामिका जो कह रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बहुत भ्रमित हो गया। आप भ्रमित हो, ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? जो कहा वो समझे ना, मेरा मतलब है सुनिए ना। इस तरह अनामिका फिर से कहने ही वाली थी। रुको रुको, फिर से टेप रिकॉर्डर की तरह तुम वही बात बार बार दोहराओगी। एक संदेह है, ये बताओ कि ये पेपर का आइडिया तुम्हारा है या माँ का है? सासू माँ के दिमाग बहुत पुराने जमाने का है, ठीक से काम नहीं करता। ये तो मेरा आइडिया है और ये पता है, ये अगर तरकीब चल जाए तो बहुत बचत होगी। हाँ अनामिका, इतनी बचत हो जाएगी कि मानो कि सुनामी की ही भरपाई हो जाएगी। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता आप इतनी तारीफ करें मेरी। आप जानते हैं ना, आपकी खुशी के लिए मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। अब क्या कहे बाप बेटा, फिर चुपचाप कागज लपेटकर वैसे ही सो गए।